बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वाले तमाम लोगों को हम खुशामदीद कहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उन्होंने जो हरीपुर में जलसा किया उसमें उन्होंने बता दिया कि इस्लामाबाद की तरफ अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर आएगा। शरीफ ख़ानदान हो या फिर जरदारी ख़ानदान, कोई भी इस समंदर के आगे बंद नहीं बांध सकेगा। आखिर हिकमत अमली क्या है, इसके ऊपर तो बात करेंगे, मगर कराची का जलसा जिसका इंतजार सबको था, जलसों के शेड्यूल के हवाले से 26 अगस्त को होना था, वो भी मुलतवी हो गया और कराची के बल्दियाती इलेक्शन भी मुलतवी हो गए। इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे, शहबाज गिल साहब के केस की अपडेट और पूरे मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां और एनडीएमए ने जो रिपोर्ट जारी की है नुकसानात को लेकर, वो कितनी खौफनाक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक तरफ हमने देखा कि ये अनाउंसमेंट आई थी कि बिजली के जो बिल्स हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो वापस हो जाएगा, मगर हुकूमत ये कह रही है कि मजीद टैक्स लगाए जाएंगे। मुआशी बहरान का हल क्या इसी तरह से निकलेगा या कोई और रास्ता भी मुमकिन है, ये भी हारून साहब से जानेंगे। हारून साहब, वक्त कम है, कॉल दे दूंगा, अवाम तैयार है, पार्टी तैयार है, खान साहब की हिकमत अमली क्या है? खान साहब की हिकमत अमली ज़ाहिर है दबाव डालने की है। अगर तो मुज़ाकरात से मसला हल होता है, इलेक्शन तक बात जाती है, मुकदमात में उलझा कर उन्हें नाअहल नहीं किया जाता या गिरफ्तार नहीं किया जाता और इलेक्शन की तक मामला चला जाता है, तो कोई एजिटेशन नहीं होगा। वरना ज़ाहिर है उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। वो ये समझते हैं कि भाई जिस तरह दूसरों ने दबाव डाल के अपना मकसद हासिल किया, वो उनसे ज़्यादा दबाव डालने की पोजीशन में है, तो एजिटेशन होगा। पिछली दफ़ा सूरत हाल मुख्तलिफ थी, पंजाब में हुकूमत किसी और की थी और ज़ाहिर है पंजाब की पुलिस ही थी, इस्लामाबाद की पुलिस तो बहुत थोड़ी है। इस दफ़ा अगर उन्होंने तहैया कर लिया तो पख्तूनख्वा से भी लोग आएंगे और पख्तूनख्वा की हदूद ने दो तरफ से घेरा हुआ और तीन तरफ से अपना पंजाब ने घेरा हुआ है, तो हर तरफ से लोग आएंगे। मुझे उम्मीद है कि वहाँ तक नौबत नहीं पहुँचेगी और कोई गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब ने यह भी कहा हारून साहब कि मैं कुछ और लोगों से फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, आखिरी कॉल देने से पहले उन लोगों तक बात करूँगा। किन लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं? तो जाहिर है किससे बात कर रहे हैं ये मालूम ही है, वो नुमाइंदों के ज़रिए बात हो रही है, बराह रास्त बात नहीं वो कर रहे। मुमकिन है बराह रास्त भी किसी वक्त बातचीत हो, लेकिन ये कि गुफ्तगू भी जारी है और तैयारी भी जारी है। ठीक है, लेकिन बड़े लोगों को था कि शायद आज हरीपुर का जो जलसा हुआ है उसमें खान साहब फिर कोई धमकियां लगाएंगे, कुछ इल्ज़ामात लगाएंगे, मगर इमरान खान साहब ने तो छक्का मार दिया। उन्होंने कहा इदारों के ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद सिर्फ तामीरी मकासद के लिए होनी चाहिए। इससे ज़ाहिर होता है ना कि वो मफाहमत चाहते हैं, वो इलेक्शन चाहते हैं और पीडीएम इलेक्शन नहीं चाहती। लेकिन ये है कि किसी न किसी की तरह की मफाहमत तो करनी पड़ेगी। इकानमी आपकी मईशत चल कैसे सकती है? तूफ़ान ऐसा आया हुआ है, सैलाब ऐसा है, दबक के बैठे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब निकले, फटाफट वापस आ गए और वो कतर चले गए। और शर्जील मेमन ने कहा घर घर जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो कौन से घर में वो गए हैं? वो लाड़काना में गए और वहाँ उनके खिलाफ मुजाहरा हुआ। बदीन में हुसैन मिर्ज़ा एक जीडीए के लीडर, वो आज वहाँ गए और वहाँ से वो एक चैनल से बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे वज़ीर आला मौजूद हैं, ऐसे बदीन के इलाके से 5 MPA हैं, 1 MNA है, 4 मुशीर हैं, 1 वज़ीर है, एक आदमी भी नहीं आया, डिप्टी कमिश्नर भी नहीं निकल रहे, कोई वज़ीर आला बाहर नहीं निकल रहा। पख्तूनख्वा के जो है बेशतर अजला जो हैं वो आफत ज़दा हैं। रुझान में सूरत हाल ये है कि कुछ शायद बचा ही नहीं है। डेरा गाजी खान जो है वो वहाँ मकामी तौर पर बारिशें हुई वो तो हुई और तौसा में, लेकिन कोहे सुलेमान से जो पानी है तौसा तो बिल्कुल डूब गया और आप देखें बुजदार का कहीं नामो निशान ही नहीं है। और वो अवैस लगारी साहब पता नहीं कहाँ हैं और खोसा बिरादरान कहाँ हैं। रहीम यार खान की गलियों में पानी है, हैदराबाद की 70% गलियों में पानी है। नवाब शाह का एयरपोर्ट बंद हो गया है, जोही में 10 गाँव डूब गए हैं। ये सूरत हाल है मुल्क में। नौशहर फैरोज़ के पास गाड़ियों की कतारें हैं मोटरवे पे, ट्रैफिक मूव नहीं कर रही। और बलोचिस्तान के एक अहम तरीन आदमी ने, मालूम नहीं वज़ीर आला थे कौन साहब थे, अल-खिदमत के अब्दुल शकूर साहब को फ़ोन किया और उनसे कहा फ़लाँ इलाके में मेहरबानी करके मदद पहुँचे। सूबाई हुकूमत कह रही है एक फ़लाई तंजीम से, और वो मदद वहाँ पहुँच ही नहीं सकती थी हेलीकॉप्टर के बगैर। तो उनके कोई एक साबिक रिटायर्ड अफसर थे फ़ज़ाइया के, उन्होंने फ़ज़ाइया से बात की, कहीं फ़ौज मदद कर रही है, कहीं NGOs कुछ कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये जो फ़लाई तंजीमें हैं ये 5-10% से ज़्यादा कवरेज नहीं कर सकती हैं। तबाही बहुत बड़ी है।
700-800 अरब रुपए का इब्तदाई तखमीना है नुकसान का, इससे कहीं ज़्यादा है। चीनियों ने कुछ खैमे भेजे हैं, खैमों की सबसे ज़्यादा जरूरत 10,000 रुपये का खैमा आता है और खैमों की कीमतें बढ़ गई हैं और हुकूमत को कोई परवाह ही नहीं है। वहाँ बनते हैं खैमे अपना कसूर में और दूसरे शहरों में बनते हैं, उनसे बात करें, इंसेंटिव दें, बड़े पे उनको कपड़ा फराम करें, उनको औजार फराम करें, धागा फराम करें, कारीगरों की हौसला अफजाई करें, उनको मोटिवेट करें। कोई इतना बड़ा सैलाब कभी आया ही नहीं और ऐसी बेहिसी कभी आज तक देखी ही नहीं कि फौज कर ले जी, फिजाइया कर ले। ओ भाई हमेशा हुकूमत करती है, हुकूमत की मदद करती है फौज और फिजाइया। ये अदारे हैं, ईदी फाउंडेशन है, छीपा है, इमरान खान फाउंडेशन है और बहुत से अदारे हैं, उनको मुतहर्रिक करें। बेशुमार अदारे हैं, किसी से कोई रब्ता किसी ने नहीं किया। NDA में भी बयान जारी कर रही है, इदाद शुमार दे रही है। वज़ीर आला जरदारी साहब कह रहे हैं बाकी काम छोड़ दो, ज़लज़ला ज़दगान की मदद करो। ओ भाई आपके पास खरबों रुपए हैं, कोई 1-2 अरब रुपए के अतिये का ऐलान करें, 10-20 करोड़ का ही कर दें। यही शरीफ ख़ानदान का हाल है। चौधरी बिरादरान ने भी ज़ाती तौर पर तो अभी तक कोई मेरे इल्म में नहीं है किया हो। वज़रा घरों में बैठे हुए हैं, बेशुमार लाशें पानी के नीचे दफन हैं, बेशुमार लाशें जो भी निकाली नहीं गई। बेबसी का कोई हाल ही नहीं है। और जहाँ जो जितने बंद थे, सैकड़ों, शायद 1000 से भी ज़्यादा हों, शायद इससे भी कुछ ज़्यादा हों, सारे बंद टूट गए हैं। ये है हमारी हुकूमत का हाल। गाड़ियाँ आ रही हैं, तय्युश की ज़िंदगी बसर हो रही है। वो उधर परवेज़ अशरफ साहब जो हैं, एक मीटिंग की उन्होंने सिर्फ, और वो 25-30 आदमी वहाँ सैर करते फिर रहे हैं। उनको बुलाएं, उनसे कहें पैसे जमा कराएं सरकारी ख़जाने में। अजीबो गरीब सूरत हाल है मुल्क की। और वो यानी सूरत हाल ये है कि कोई आपके यूरोपीय यूनियन ने कुछ मदद का ऐलान किया, चीन ने किया, कोई $3 लाख कहीं और से आए हैं। वो अब सूरत हाल ये है कि दुनिया में डिस्कशन क्या हो रही है, इतनी सैलाब पे नहीं हो रही जितने इमरान खान के खिलाफ मुकदमात पे हो रही है, और ये शहबाज गिल पे हो रही है। और ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि पाकिस्तान का, वो उनकी वेबसाइट पे एक लंबा चौड़ा आर्टिकल है कि जी तशद्दुद किया जाता है जो कमज़ोर लोग हैं उन पर, यानी अक़लियतों के, यानी गरीब लोग, यानी कम पढ़े लिखे नौजवान, यानी ख़ातीन, और उनको वीडियो दिखाई जाती हैं तशद्दुद की, मारा पीटा जाता है। लित्तर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये लित्तर का लफ्ज़ अंग्रेज़ी ज़ुबान में शामिल हो गया। फिर उसकी वजाहत की है। फिर ये है कि बिजली के झटके लगाए जाते हैं, बरहना किया जाता है। ये मुल्क की तस्वीर है और कोई कौमी मंसूबा है ही नहीं सैलाब ज़दगान की मदद का। सियासत फरमा रहे हैं, गाली गलोच कर रहे हैं एक दूसरे को। और कोई मुझे बहुत से लोगों ने मैसेजेस भेजे। एक जनरल साहब हैं, वो काम करते हैं, वो वहाँ तौसा पहुँचे हुए हैं। उन्होंने कहा भाई इमरान खान साहब से कहिए फंड कायम करें अगर हुकूमत नहीं करती। वहाँ से कनाडा से अमेरिका से एक टेलीफोन आया, कनाडा से आया, यहाँ लाहौर से कुछ लोगों ने कहा भाई खान साहब से कहिए फंड कायम करें, हम पैसे जमा कराएं। भाई सियासत अपनी जगह पे, लोग मर रहे हैं, डूब रहे हैं, मुआशी बह गए। चावल की फसल गई, कपास की फसल गई, मिर्चों की फसल गई, राई की फसल गई, किसी को परवाह नहीं है। आलू तबाह हो गया, खजूरें तबाह हो गई, आम भी आधा तबाह हुआ। कोई इसमें सोच ही नहीं रहा। इतनी हैरत होती है कि लोग जो हैं वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे। जंगल वैसे उजड़ गए, शुमाली इलाकों के उजड़ गए, कश्मीर के उजड़ गए, काला बाग डैम आप बना नहीं सकते। तो भाई जो कुछ हो सकता है वो तो करें, सोए पड़े हैं सब लोग। मुझे मुनासिब लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं आ रहा हारून साहब। कहा जाए तो मुल्क में इंसानी बहरान जन्म ले चुका है और ये ख़तरनाक मज़ीद होता चला जाएगा। अभी तो देखिए ना, वो लाशें निकलेंगी। 25,000 रुपये का ऐलान किया, 25,000 का। अगर कोई काम कर रहा है इस वक्त मैदान में, अल खिदमत कर रही है जमात इस्लामी की, उनके हज़ारों कारकुन हर जगह पहुंच रहे हैं, जैसे तैसे भी है, जो भी उनके महदूद वसाइल हैं। या अखुवत ने प्लान किया है, डॉक्टर साहब ने कल मुझे फ़ोन किया, डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने, कि 80,000 आदमियों को माली मदद फराम करेंगे रीजनेबल, जिससे उनकी, भाई कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी से खान साहब अपील करें, हर आदमी जो है वो 2-4 ख़ानदानों की मदद कर सकता है। ऐसे लाखों लोग हैं और पाकिस्तानी अतियात देने में कभी बुखल का मुजाहरा नहीं करते। दुनिया में एवरेज जो डोनेशन दी जाती हैं उससे 2 गुना देते हैं पाकिस्तानी। इतने बड़े बड़े अदारे चल रहे हैं, एक एक वक्त में लाहौर में, कराची में लाखों आदमियों को खाना खिलाया जाता है।
तो भाई आप कौम के पास जाते क्यों नहीं? बड़ी हैरत की बात है। और खान साहब से बड़ा इसरार है इमरान खान साहब से, भाई आप सबसे पॉपुलर लीडर हैं, आप फंड कायम करें। हुकूमत तो जो करेगी सो करेगी। जब मुजाहरे शुरू होंगे, जैसे बिजली का जो है वो वापस ले लिया, वो जो था टैक्स, तो इसी तरह जब लोग हंगामे और मुजाहरे करेंगे। अभी खेमों की सबसे ज्यादा जरूरत है। खुले आसमान के नीचे 50-60-70% लोग पड़े हुए हैं, 50-60-70% लोग खुले। अभी 3 दिन और बारिशें होनी है डेरा गाजी खां में, दूसरी जगहों पे भी। तो खुले आसमान के नीचे पड़े हुए अल्लाह के बंदो, उनके लिए खेमों का बंदोबस्त तो करो। सही है, एक नया स्पेल अभी तो बीमारियां फैलेंगी, अल्लाह माफ करे। हजी बजाय बिल्कुल। लेकिन हारून साहब, चलिए आप गुफ्तगू इस तरफ ले गए हैं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि मुतलका इदारों ने हुकूमतों को ना बताया, उस सूबाई हुकूमतों को, कि 30 साल का रिकॉर्ड टूटेगा मानसून के इस हालिया सीजन के अंदर। तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए? सियासत तो हो रही है, इंतजाम भी हो सकता था लोगों के लिए। क्या मतलब है? आपको याद नहीं, मैंने इस प्रोग्राम में कहा था, मैंने ट्वीट्स किए थे कि हौलनाक बारिशें होंगी। अभी बंदोबस्त कर सकते हैं तो कर लें। महकमा मौसमियात तो हमारा बर वक्त इत्तला देता है। कोई तैयारी किसी ने की नहीं, परवाह ही नहीं थी, सियासी जंग में लगे हुए थे एक दूसरे को नीचे दिखाने में। अभी लेकिन जो हुकूमत की स्ट्रेटजी हमें नजर आ रही है अरुण साहब, इमरान खान साहब के खिलाफ, यानी सादा अल्फाज में वो कह रहे हैं कि नाकों चने चबवा देंगे। मगर जो हमने हरिपुर के जलसे में देखा, बारिश होती रही, जलसा भी जारी रहा। ऐसे जुनून के आगे वो बंद बांधेंगे, मुमकिन है, नामुमकिन है, या मुश्किल ही होगा? बस वो डिप्टी नज़ीर अहमद का किरदार है, जो पहले नावल निगार हैं उर्दू ज़बान के, रमज़ानी मार खाने की निशानी। और ये सारे वो MQM का जो कैंप था, जो अभी इलेक्शन हुआ 2-3 दिन पहले, उसमें 13 पार्टियों के झंडे लगे हुए थे। 13। वहाँ एक आदमी गया, उसने कहा यहाँ झंडे बिक रहे हैं। वो वाकई उसको मुगालता हुआ, पता चला कि नहीं, ये सारी पार्टियों के झंडे लगे हुए हैं और कैंप खाली थे। तो अब हालत तो ये है, ज़िमनी इलेक्शन में भी आपने देख लिया। तो करेंगे किस बल पे? अदालतें क्यों अपना इसका जिम्मेदारी लेंगी, क्यों इसका बोझ उठाएंगी? आप अदालतों का रवैया देख रहे हैं। अदालतें इस हद तक नहीं जाएंगी। देखिए वो उसका मसला है तोशा खाने का, तो उसमें ऑब्वियसली ये सवाल उठेगा कि हमने तो फिर भी अपना ताखीरी से सही हमने बता तो दिया। और जो जरदारी साहब ने गाड़ियां ली भी नवाज शरीफ के ज़माने में, उनकी हुकूमत ही नहीं थी, उनका राइट ही नहीं था किसी तरह। और नवाज शरीफ ने भी गाड़ियां ली जरदारी साहब के ज़माने में, तो उसका क्या करेंगे? अच्छा, इमरान खान पे उसकी वजह से उसको नाअहल करार दे देते हैं, तो फिर जरदारी साहब को भी करेंगे, नवाज शरीफ साहब को भी सजा देंगे। फिर ये सवाल भी ज़ेर बहस आ गया कि 50 रुपये के स्टाम्प पे वो गए हुए हैं, वो वापस क्यों नहीं आए? फिर इनके खिलाफ भी, फिर इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ये इतना आसान नहीं है। मुमकिन है कर दें, लेकिन कभी किसी लीडर के हुकूमत से निकलने पे और उसके खिलाफ कार्रवाई पे ये नहीं हुआ कि लाखों लोग रातों को घरों से निकल आएँ, बाद औक़ात बग़ैर अपील के ही निकल आएँ। तो वो लोग निकल आएंगे, उनका क्या करेंगे? तो ना मजहबी कार्ड इस्तेमाल हो सकता है, ना आसानी से ये हो सकता है, वक्ती तौर पे हो सकता है, नाअहल कर सकते हैं, अच्छा, और गिरफ्तार भी कर सकते हैं। लेकिन जब उसका रद्द-ए-अमल आएगा फिर क्या करेंगे? इससे पहले जब कभी किसी लीडर को निकाला तो वो वापस आया ना, हमेशा वापस आया ना लीडर। ठीक, तो वो भी वापस आएंगे। और इतने मुतहर्रिक कभी नहीं थे किसी के हामी जितने वो मुतहर्रिक हैं। और जब वो मैदान में निकलेंगे, उधर मईशत जो है वो सूरत हाल इतनी तेज़ी से ब्रेन ड्रेन हो रहा। 8,000 अरब रुपए गर्दिश में, 8,000 अरब रुपए स्टेट बैंक कहता है, उसमें सिर्फ 40% बैंकों में है। क्यों? 60% सरमाया लोगों ने या घरों में रखा हुआ है या मुल्क से बाहर भेज दिया। आप इसके मुतम्मल हो सकते हैं इतनी सियासी बेयकीनी के? ख्वाब देखना एक बात है और अमल करना बिल्कुल एक दूसरी बात है। अभी आपने कहा अरुण साहब के वक्ती तौर पे मुमकिन है कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दें, या मुमकिन है कुछ वक्त के लिए गिरफ्तारी हो जाए। आपको याद है, आप जुम्मे रात की बात पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में मुसलसल कर रहे हैं। कल जुम्मे रात है, खान साहब ने ऐलान किया वो पेश होने जा रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। क्या कल ही ये गिरफ्तारी हो जाएगी? मुझे तो शुबा है इसमें। देखिए, मंसूबे बनाते रहते हैं वो, फिर होता यह है कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। दलेर भी बहुत हैं, डरे हुए भी बहुत हैं। आपने देखा आज मोहतरमा बेगम राना सनाउल्लाह ने बयान जारी कर दिया कि हमने तो खाना काबा में दुआएं मांगी,
शहबाज गिल के लिए डिटैच कर रहे हैं, ला ताल्लुकी जाहिर कर रहे हैं, भागने का रास्ता भी साथ साथ रखा हुआ। ठीक है, आपने चलिए उनकी अहलिया का जिक्र किया, मैं सेठी साहब का जिक्र कर देती हूँ। हारून साहब वो कहते हैं कि शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार जो किया वो एक टेस्ट केस है ताकि रद्द अमल देखा जाए खान साहब की गिरफ्तारी के बाद क्या होगा। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या दुरुस्त है? तो रद्द अमल आपने देख लिया ना, रद्द अमल उन्होंने तो देखिए उनके मौक़िफ़ की तायद नहीं की। पार्टी ने कहा कि भाई ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, ये लबुलाइजा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है। लेकिन जब उन पर तशद्दुद किया गया तो फिर क्या हुआ? अब सफाइयाँ दे रहे हैं कि कोई तशद्दुद नहीं हो, और कोई आदमी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। खुद सेठी साहब के वो उसके मौक़िफ़ में ये बात वाज़ेह है कि तशद्दुद किया गया। कोई एक शख्स होशमंद आदमी ये माने, कोई ये नहीं कह रहा। यानी जो लोग इमरान खान के कट्टर मुखालफ हैं, अखबार नवीस जो दिन रात उस पर तनकीद करते हैं, उन्होंने भी ये कहा तशद्दुद हुआ, बहुत बुरा तशद्दुद हुआ। मैंने आपको ह्यूमन राइट्स वॉच की मिसाल दी है, वो इंटरनेशनलाइज हो रहा है मामला, दुनिया भर में खबरें छप रही। तो ये तो कोई इतना आसान काम थोड़ी है, मतलब करने को फर्ज कीजिए कर लें। कोई अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने चाहिए तो आप उसका हाथ पकड़ सकते हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर हर दफ़ा उसका नतीजा क्या निकला है? और अगर हालात इतने ही अच्छे हैं तो कोई एक ज़िमनी इलेक्शन तो ये जीत लेते, अब तक तो नहीं जीते। बल्दियाती इलेक्शन क्यों मुलतवी कर रहे हैं? ये ठीक है बारिशें हैं, लेकिन शिकस्त का खौफ बहुत है। और इस दफ़ा इत्तलात ये हैं कि बहुत सोच समझकर, कुछ सियासत पीटीआई अब सीख गई है, बहुत सोच समझकर टिकट दिए हैं और स्वीप भी कर सकती है पीटीआई कराची में। बाद लोगों का अंदाज़ा है, बाद लोगों का कहना है कि दो फरीक हैं, जमात इस्लामी सीटें लेगी कुछ और उससे ज़्यादा पीटीआई लेगी, और कुछ जमात इस्लामी वाले होपफुल हैं कि हमने बड़ी खिदमत की। खिदमत तो उन्होंने की है और मेहनत भी पूरा साल की है, और गवादर में भी की, कराची में भी की, तमाम सैलाब ज़दा इलाकों में की है। तो बाद लोगों का ख्याल है कि कुछ पीपल्स पार्टी भी चंद सीटें ले लेगी, ख़ासतौर पर उन इलाकों में जहाँ सिंधी आबादी है। ठीक है, लेकिन ये है कि वहाँ बहरहाल अक्सर का ख्याल है कि पीटीआई का पल्ला भारी रहेगा। तो अगर ये इस काबिल हैं तो मैदान में मुकाबला क्यों नहीं करते? गिरफ्तार क्यों कराना चाहते हैं? पाबंदी क्यों लगवाना चाहते हैं? अगर ये इतने तकड़े हैं तो मुकाबला करें उसका। सही है, सही वो है। तो देखिए डट के खड़ा हुआ है और अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए। अब देखिए तोशा खाने का मैंने मामला आपको वाज़ेह कर दिया। जहाँ तक वो खातून जज का ताल्लुक है, मैंने पूछा है लोगों से, अच्छा, वो कहते हैं वो जाके उसको सिर्फ वजाहत पेश करनी है, बाकी तो जो अदालत का फैसला है सो उसका फैसला है, उसे वजाहत पेश करनी है कि मैंने तो कहा था कानूनी तौर पे कार्रवाई करेंगे, फैसले से इख्तलाफ है तो कानूनी तौर पे कार्रवाई करेंगे। और उस जिस दफ़ा के तहत वो कार्रवाई हो रही है, जिस लॉ के तहत, उसका तो इत्तलाक ही नहीं होता एडिशनल सेशन जज पे, उसको तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे होता है। और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि सुओ मोटर ले नहीं सकते। फिर वो बेंच की तश्कील बदल गई है, लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि इंसाफ होगा। इंसाफ से मुराद इंसाफ है, ये नहीं है कि फैसला इमरान खान के हक में है तो हम कहेंगे इंसाफ है। तो माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह के मामलात पर किसी लीडर को नाअहल किया गया हो। सही, ठीक है, ब्रेक की तरफ चलते हैं अभी हारून साहब। लेकिन जहाँ तक कानूनी कार्रवाई की बात है, इमरान खान साहब ने हरिपुर जलसे में इस चीज़ को क्लियर किया है कि हमने ये कहा था कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, डंडा लेके इन लोगों के पीछे नहीं जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आपने पाबंदी की बात की है, इससे मुतालिक मेरे पास कुछ आम सवाल हैं, शहबाज गिल साहब के केस की अपडेट और कुछ और सियासी सवाल, उस पर हारून साहब का तज़िया हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाबंदी के हवाले से मैं बात करूंगी और भी मामलात हैं, लेकिन हारून साहब इससे पहले कराची की बात हो रही थी। 26 अगस्त का जलसा मुलतवी खान साहब ने क्यों किया है? बारिशों की वजह से किया है। वो जाएंगे कराची में उनकी पार्टी बड़ी पॉपुलर है, अगरचे उसमें धड़ेबंदी है, उसमें आहंगी पैदा करने की ज़रूरत है। लेकिन ये मुकदमात हैं, 24 को है, 25 को है, 28 को है, 29 को, 28, 29, 30 को है, 31 को भी है। जी जी, वो मुकदमात भी हैं, वो भी तो उन्हें ज़ाहिर है उन्हें फेस कर रहे हैं। वो गैर हाज़िर रहने का तो मतहम्मल नहीं हो सकता। नहीं तो मुकदमात इतने ज़्यादा क्यों? तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए, शहर बारिश में जी मुसलसल मुकदमे क्यों हैं? जी मुसलसल ही मुकदमात क्यों हैं? मुकदमे मुसलसल इसलिए है कि ज़हनी दबाव रखा जाए, और किस लिए है?
अच्छा, दबाव तो एक और तरह से भी है, जो पाबंदी की सूरत में पूरी दुनिया बात करी खान साहब के ऊपर, मगर पाकिस्तान के अंदर पाबंदी है, उनकी तकरीर को बराह रास्त नशर नहीं किया जाए। अगर फॉलोअर्स उनके देख लूँ हारून साहब, 1,80,00,000 से ज़्यादा सिर्फ खान साहब के हैं, और 4-5 पार्टी लीडर जो सीनियर हैं मिला के 4 करोड़ से ऊपर बात पहुँच जाती है, तो ये पाबंदियाँ मौसर रहेंगी या गैर मौसर रहेंगी? 4 करोड़ ना भी हो, 3 करोड़ तो ज़रूर होंगे। 1 करोड़ तो खैर उनके ही हैं, और वो एक अपना छोटी सी वीडियो बना के जारी कर दें, और बाकी वह और छोटी सतह पे, ज़िली सतह पे, डिवीजनल सतह पे, सूबाई सतह पे बहुत सारे लीडर हैं, तो मैसेज उनका पहुंच जाता है। ये वो ज़माना गुजर गया जब पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। मुझे याद है यूब खान का इंतकाल हुआ तो हुक्म सादर हुआ भुट्टो साहब की बारगाह से कि टेलीविज़न से ख़बर नहीं जाएगी, रेडियो से ख़बर नहीं जाएगी, और अंदर 5-6 सत्रों से ज़्यादा की खबर अखबारों में नहीं छपेगी। इसके बावजूद इतना बड़ा जनाजा हो गया था। वो ये नहीं होता, ये ख्याल है, बाय वर्ड ऑफ माउथ लोगों तक बात पहुंच जाती है। ठीक है, एक और आजकल तो सोशल मीडिया के होते हुए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, और ऐसी ऐप्स हैं जिनके जरिए देखा जा सकता है। सही है। सोशल मीडिया से हारून साहब याद आया, कहा जाता है कि हुकूमत की ज़ेर क़यादत जो मीडिया सेल चलता है उसे फ़ाद हुसैन साहब लीड करते हैं, वही जो कहते हैं चंद सहाफ़ी वही ट्वीट करते हैं। ये महज वाकई हुस्न इत्तफ़ाक़ है या सच बात है? उसने इत्तफाक की है, वो तो मैंने आपको भेज भी दिए। 6-7 ट्वीट है, सबकी लैंग्वेज बिल्कुल एक है, पहला फिक्रा उसी तरह शुरू होता है। अब इसी तरह काउंटर प्रोडक्टिव होता है। अब ये जाहिर है ये बहुत से लोगों के पास पहुंच जाएगा, मुझे भी तो किसी ने भेज ही दिया है ना, तो बहुत से लोगों के पास पहुंच जाएगा, और उनमें ऐसे हमारे दोस्त हैं जो हमें बताते रहते हैं, वो अपना पहुंच जाएगा सब लोगों के पास, तो बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, उल्टा नुकसान होगा उसको। ठीक है। तफ्तीश में एक और पेशरफ्त हुई थी जब गिल साहब के पार्लियामेंट लॉजेस वाले कमरे पर छापा मारा गया था, असला बरामद हुआ, यूएसबीज बरामद हुई, और ये कहा जा रहा था कि एक और मुकदमा बनेगा, मजीद जिस्मानी रिमांड मिलेगा, मगर यहाँ तो मामला ही उलट हो गया। रिमांड क्यों नहीं दिया गया गिल साहब का हारून साहब? मैं आपसे मुस्तकिल तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मफरूज़ा पीडीएम ने और बाज़ अखबार नवीसों ने अपने तौर पे कायम कर लिया है कि अदालतें रबड़ स्टंप का काम करेंगी। अदालतें रबड़ स्टंप का काम नहीं करेंगी। जज हर तरह के होते हैं, कुछ जज कमज़ोर होते हैं, कुछ मजबूत होते हैं, कुछ बहुत बहादुर होते हैं, कुछ कानून का ज़्यादा फ़हम रखते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बाज़ औक़ात नरमी दिखाते हैं, बाज़ औक़ात नहीं दिखाते। तो अदालतें आला कार नहीं बनेंगी यकसर, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कि ये जो इस तरह की जब फ्लूइड सिचुएशन होती है उसमें बहुत से अदारों का रोल बढ़ जाता है आम हालात के मुकाबले में। तो मेरा अपना अंदाज़ा यही था। सुबह मैंने लोगों से पूछा भी, जो लोग अदालतों में जाते हैं, उन्होंने कहा नहीं मिलेगा, जिस्मानी रिमांड सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो जाहिर है वो सारा मामला ही आश्कार हो गया कि उन्हें टार्चर किया गया, और बहुत बुरी तरह टार्चर किया गया। अब तो बैनुल अक़वामी अदारे भी मैदान में आ गए हैं, अब वो ज़रा सुख का सांस लेंगे, और वो पहले वैसे कह भी चुके हैं मुझसे जो मंसूब अगर कोई बयान आए तो वो मेरा बयान नहीं होगा। वे एक आदमी की कनपटी पे पिस्तौल रख दें और उससे कोई कुछ कहलवा लें तो उसकी हैसियत क्या? वो इसाक डार वाली मिसाल मैं पहले आपको दे चुका हूँ, वो बात वाज़ही है। ठीक है, अब कुछ हारून साहब मैशत के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। मैशत के हवाले से जो बजट खसारा है, जो सरकारी अदादोशुमार बता रहे हैं, वो हुकूमत ने 2021 से 22 के दरमियान 5,600 अरब यानी अपनी आमदन से इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अब इसको कम कैसे किया जाए? अखराजात कम करे हुकूमत या टैक्स की वसूलियाँ ज़्यादा करे? मगर ले रही है। देखिए पाकिस्तान में ये तो कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कोई नहीं है। एक तो ये टैक्स ज़्यादा जमा किया जाए, लेकिन दुकानदार और ताजर तो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं, और जो हुकूमत आती है उन्हें मराहत पे मराहत देती चली जाती है, उनके सामने झुक जाती है। टैक्स वसूल पुराने जो टैक्स देने वाले हैं उन्हीं पे बहुत सारा डाला जा रहा है। मतलब फैक्ट्रियों से कहा गया कि 10% एक्सपोर्ट नहीं होगी तो इतना टैक्स लग जाएगा। ये क्या बात हुई भाई? बहुत सी फैक्ट्रियां जो एक्सपोर्ट के लिए सामान बनाती ही नहीं हैं, लोकल कंजप्शन के लिए बनाती हैं। बाद कपड़े हैं जो लोकल कंजप्शन के लिए बनते हैं, खातिन के इस्तेमाल के बाद चीज़ें जो बैरून मुल्क नहीं जाती हैं। खेल का कुछ सामान भी ऐसा है, अब हर कहीं बैडमिंटन तो नहीं खेला जाता कि वो आपको बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट हो जाए। तो गुजारिश ये है कि वो नए टैक्स दहिंदगान को जब तक शामिल नहीं करेंगे, 80% 70% टैक्स तो बड़ी इंडस्ट्री देती है, मल्टीनेशनल्स देती हैं, तो उसके लिए ये 22-24 हज़ार की फ़ौज जमा करने की क्या ज़रूरत है? और दूसरा सादगी है। अभी 62 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ किसी ने मंगवाई थी, और ये परवेज़ अशरफ साहब वहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक मीटिंग ये वापस आए, यहाँ मुज़ाहरे होने चाहिए, हंगामे होने चाहिए। हम ये करते नहीं हैं। हम
दबाव डालते नहीं हैं। ये पुलिस के थानों में जो टार्चर होता है, और ये खुफिया जो बाज़ मकामात उन्होंने बनाए हुए हैं, और ये जो फजूल खर्ची होती है, हम इस पर एहतजाज नहीं करते। मैंने आपको बताया था कि सड़क का एक तखमीना था, सेनेटर सराजुल हक के पास वो गए, 10 करोड़ रुपए पता नहीं कितने चाहिए, उन्होंने कहा इतने पैसे नहीं है। वो होते होते 30 या 33% पे वो राज़ी हो गया। ज़ाहिर है उसमें भी मुनाफा होगा। तो ये इसके लिए सिविल सोसाइटी को बरूए कार आना होगा, सियासी जमातों को आना होगा। मैं सियासी जमातों का तो अजीब हाल में देख रहा हूँ। ओ भाई, इतना बड़ा सैलाब है जिसकी मुल्क की तारीख, बरे सगीर की तारीख में शायद ऐसा कभी सैलाब, जब यूनानी आए थे वो हम तारीख में पढ़ते हैं, तो उस वक्त इतना बड़ा सैलाब था, सिकंदर आजम जब आया था। तो सियासी जमातें कुछ कर ही नहीं रही है, ना पीपल्स पार्टी कुछ कर रही है, ना नून लीग कर रही है। तो उलमा को करना चाहिए, कौमी मंसूबा बनना चाहिए, और सादगी पे जोर दे। ये हमारा तर्ज ज़िंदगी, हम मुग़लों के वारिस हैं, हमारा ऐसा तर्ज ज़िंदगी है। शादियों पे पैसे खर्च करते हैं, मकानों पे बेताजा पैसा खर्च करते हैं, और तकरीबात पे खर्च करते हैं, ईद वगैरह पे करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं। ये हुक्मरान सादा तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करेंगे तो लोग उनके रास्ते पे चलते हैं। सभी को मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उसका करना होगा, और सिविल सर्विस का साइज़ कम करना होगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ानी होगी। पुलिस की, अदलिया में तो खैर और लोगों की ज़रूरत है, FBI में तो मेरा ख्याल है 1/3 स्टाफ भी हो तो काफ़ी होगा। ज़्यादातर तो रिश्वत लेने में लगे रहते हैं, काम तो कोई नहीं करते। सही, ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। अभी ब्रेक से वापस आके मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जनरल रहीमुद्दीन खान साहब इंतकाल कर गए हैं, उनकी ज़िंदगी और उनसे जुड़े करियर के हवाले से उन सबसे जानेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब कुछ बात करेंगे जनरल रहीमुद्दीन खान साहब के हवाले से, जो इंतकाल कर गए हैं, जिनके बारे में एक आम जुमला ये कहा जा सकता है कि बलोचिस्तान में अमन कायम करने वाला जनरल इंतकाल कर गया। हारून साहब, उनकी ज़िंदगी कैसी थी? पाकिस्तान के लिए उनके खिदमात और उनके करियर के हवाले से भी हमारे साथ कुछ बातें शेयर कीजिए। देखिए, वो इस तरह के आदमी थे, पुरानी तर्ज के वज़ादार आदमी, जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत जी खुशुआ हाली से मिलकर अभी अगली शराफत के नमूने पाए जाते हैं। खामोश तबा आदमी थे और ज़्यादा बात नहीं करते थे। जब वो गवर्नर थे उस वक्त भी कुछ ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते थे। सिंध के भी गवर्नर रहे, बलूचिस्तान के भी गवर्नर रहे। फौजी वो ऐसे थे कि कहा जाता है कि हर वक्त हमेशा फ़ौज के बारे में गुफ्तगू करते रहते थे, यानी उसमें बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व थे मेंटली, इसीलिए अपने आला तरीन ओहदे पर पहुँचे। और मुल्तान के कोर कमांडर भी रहे, फिर कोयटा के कोर कमांडर भी बनाए गए, और कोयटा का कोर कमांडर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मुल्तान का भी वैसे अहम होता है, वहाँ पे गवर्नर भी बनाए गए। गवर्नर के तौर पे देखिए जनरल नासिर जंजुआ का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उस ज़माने में उन्होंने अमन कायम किया जो बहुत ही मुश्किल हालात, अब भी मुश्किल थे, उस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात थे। उस वक्त पस मंज़र क्या था? डॉक्टर नज़ीर को शहीद किया जा चुका था, जो तमंदारों को डेरा गाजी खां में शिकस्त दे के आए थे। अहमद राग कसूरी पे 5 दफ़ा फायरिंग हो चुकी थी, और 23 मार्च को लियाकत बाग के जलसे में फायरिंग हुई और 9 आदमी मारे गए, जिसके बाद वो सारा ANP वाला केस शुरू हुआ। गवर्नर बलूचिस्तान से कहा गया था अकबर बुटकी से चौधरी ज़हूर अलाई को रास्ते में कत्ल कर दिया जाए कराची जाते हुए। इस पस मंज़र इतने इंतहाई तलखी थी, अताउल्लाह महंगल की हुकूमत बरतरफ हो चुकी थी, सरहद में मुफ्ती महमूद की हुकूमत मुस्ताफ़ी हो चुकी थी। इन हालात में वो गए और आज भी लोग उनकी सताइश करते हैं। हारून अख्तर साहब ने मुझे बताया, जो उनके सन इन लॉ हैं, कि वो अपना आज भी बलूचिस्तान में वो सेनेटर थे, सेनेटर हारून अख्तर, कि वो बलूचिस्तान के जो भी लोग मिलते थे उनकी तारीफ़ करते थे। उनमें बड़ा गैर मामूली जज्बाती तवाज़ुन पाया जाता था। वो गुफ्तगू बड़े तहम्मुल और नरमी से करते थे, फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करते थे। डिसिप्लिन में वैसे सख्त थे, यानी ये नहीं है कि कोई फैसला कर ले तो उसे नाफज ना कर सकें, मगर वो कबायली सरदारों को साथ लेकर चले, बेशुमार सड़कें बनाई, पुल बनाए, बहुत से तरक्याती काम किए, लोगों को कंफर्टेबल रखा। वो सूबा जो बहुत बुरी तरह, यानी जहाँ शोरिश थी और जहाँ शिकायत ही शिकायत थी, वहाँ उन्होंने मुकम्मल तौर पे अमन कायम। फिर वो दानिश्वर की उनकी एक हैसियत थी, और जो लोग उनसे गुफ्तगू करते थे, मुझे ज़ाती तौर पर उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं है, वो कहते हैं कि नहायत माकूल और नहायत गहरी गुफ्तगू करते थे।
फिर उनके ख़ानदान का बड़ा यानी पस मंज़र है ज़बरदस्त। उनकी बेगम साहबा जो हयात हैं, अब उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं है, अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे, लंबी उम्र दे। अंदाज़ा ये होता है कि घर में हमेशा इन्हीं मौज़ूआत पे गुफ्तगू होती रहती थी। इसलिए मोहतरमा साकबा रहीमुद्दीन ने, जो पाकिस्तान की तारीख़ की चंद मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ातीन में उनका शुमार हो सकता है, बहुत खामोश तबाह और बहुत ज़रूरी काम से काम रखने वाली, उन्होंने वहाँ एक अदबी तंजीम बनाई और वो बलूचिस्तान में इतना काम उन्होंने किया कि अभी 2-3 साल पहले तक इतना वो मेंटली इन्वॉल्व थी, वहाँ जाया करती थी। उनकी एक रूहानी जेत थी और उनका पस मंज़र अपना ख़ानदान का बहुत बड़ा था। उनके वालिद महमूद हुसैन कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, उनके चचा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन बहुत मोहतरम आदमी थे और भारत के सदर भी रहे वो। सही। तो वो बलूचिस्तान जाती थी, उनकी रूहानी ये थी कि वो हमेशा रमज़ान अल मुबारक के आखिरी 10 दिन मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में गुजारती थी। एक ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ था। तो बहुत ही यानी जो लोग उन्हें जानते हैं उन्हें बहुत गहरा सदमा है उनके इंतकाल का, उन्हें बहुत अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है और हमेशा याद किया जाता रहेगा। ठीक है अरुण साहब, ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान की मिलिट्री अकेडमी का पहला कैडेट बनने का एजाज़ जो है वो जनरल साहब के हक में आता है। ये तफसील मेरे जहन में नहीं है। 1926 की उनकी पैदाइश थी और जाहिर है कि मिड 40s में कहीं वो गए, कभी उनके बारे में कोई बुरी बात सुनने में नहीं आई। तो जनरल ज़ियाउल हक ने बुला के कहा कि जिस तरह आपने बलूचिस्तान में अमन कायम किया है, अब आप सिंध में जाएं और वहाँ जाकर काम करें। उसके बाद तो आपको पता है 17 अगस्त का हादसा ही हो गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और वो फिर लाताल्लुक हो गए। वो उनकी एक शख्सियत का ये पहलू था कि लाताल्लुक हो गए तो खामोश हो गए, फिर कभी किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं रखा। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण साहब, वक्त भी ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। मेरे तमाम देखने वालों का शुक्रिया। जी अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।